Good morning, students. I am Rashmi Sharma, PGT Biology, and I will be taking up second lesson of class 12th, sexual reproduction in flowering plants. So for this, I have divided the whole chapter in five topics. Under five headings we will discuss this chapter. The whole content is here. This is how we will go ahead with this chapter. The first is flower, its structure. We will study about the structure, the longitudinal section, and mostly you have studied in detail about flower structure in class 11th. Then second will be pre-fertilization structure and events, means how the flower prepares itself for the fertilization process. मतलब fertilization से पहले क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए for flower to undergo fertilization process. इसके अंदर हम stamen, microsporangium, pollen grain इसके बारे में पढ़ेंगे, that is male reproductive part, और then female reproductive part pistil, megasporangium और एम्ब्रियो सैक किस तरह बनता है. थर्ड विल बी पॉलिनेशन. देन द फ्लावर इज नाउ रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोसेस कम. थर्ड हेडिंग इज डबल फर्टिलाइजेशन. अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस होती हैं, दैट इज़ द फोर्थ हेडिंग, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स. इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो, सीड, एंड द लास्ट is apomixis and polyembryony. So these are the under five headings we will take up this chapter. Now let's start with our first topic, that is flower. और एक बात मैं यहाँ बच्चों को बताना चाहती हूँ कि हमने सारा चैप्टर जो कि हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से पिक किया है, और सभी डायग्राम्स भी एनसीईआरटी की हमने इंक्लूड की हैं ताकि बच्चा जो है फेमिलियर रहे अपने कंटेंट से. यू कैन रेफर योर बुक ऑल्सो अलॉन्ग विद, क्योंकि नीट में मैंने जो भी ऑब्ज़र्व किया है पिछले 10 सालों के नीट के पेपर स्टडी करके, स्पेशली बायोलॉजी, कि सारा पेपर नीट का एनसीईआरटी से ही आता है, और बच्चों को familiarity होनी चाहिए with their diagrams so that they can immediately recognize. So let's get started. This is flower, a fascinating organ of angiosperms. Angiosperms की पहचान ही है कि वो flowering plants हैं. और fascinating organ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो following मैंने चीज़ें लिखी हैं, how it plays the role. First it is aesthetic, beautiful है, beauty है इसमें. ऑर्नामेंटल, सजावट के लिए यूज़ होता है, मैरिजेस में, फंक्शंस में, कोई भी ऐसे हमारे घर में गैदरिंग है, फंक्शन है, इट एड्स ब्यूटी टू वेयर एवर इट इज़ प्रेजेंट. सोशल हमारे कॉजेज़, किसी को हार पहनाते हैं, किसी को कोई वेलकम करना है, बुके है. रिलीजियस यानी कि मंदिर, हमारे कोई भी गुरुद्वारा, मंदिर, चर्चेज, सब जगह यूज़ होता है. और कल्चरल वैल्यू भी हमारे फ्लावर्स की है. So this is the we should know why the flower is so important, why we are giving so much of importance to flower. So these are some very you can say basic importance of flower. So देखिए, ये डायग्राम भी एनसीईआरटी से में चाहे नहीं है, बट बच्चों को पता ही है कि रूट स्टेम और लीफ, और उसके बाद फ्लावर. तो हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि फ्लावर जब पौधा यू कैन से बनता है, जब एक्चुअल फ्लावर आने से पहले ही डिसीजन हो चुका है कि ये पौधे पे फ्लावर लगने हैं, कहाँ लगने हैं, तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं. तो काफ़ी चेंजेस प्लांट में होती हैं. उसके बाद इसकी विच लीड टू इट्स डिफरेंशिएशन एंड देन फर्दर फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, मतलब बेसिक ऑफ फ्लावर जिसका बड है. बड के बाद इन्फ्लोरेसेंस बनती हैं, और उसके बाद फ्लावर जो निकलेगा. और आगे में हमने लिखा है कि फ्लावर के क्या इंपॉर्टेंट दो पार्ट्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज स्टेमन्स, एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन्स इज कॉल्ड एंड्रोशियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पल, ग्रुप ऑफ कार्पल्स इज कॉल्ड गाइनेशियम. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब वाई फ्लावर, हाउ इट इज़ फॉर्म. एंड्रोशियम, गाइनोशियम इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं.
सो नाउ दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, जिसके साथ कि बच्चे बहुत फेमिलियर हैं अपनी छोटी क्लासेस से भी, पर हम दोबारा फिर भी रिफ़्रेश करते हैं. देखिए, सेपल इज़ द ग्रीन पार्ट, लोअर मोस्ट पार्ट, और ये क्या बाइंड करता है, मेन इसका फंक्शन है सारे फ्लोरल पार्ट्स को बाइंड करके रखेगा. और बीइंग इट इज़ मोस्टली ग्रीन इन कलर, सो इट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड मेकिंग फूड फॉर द plant flower. Then is the petal, colorful part, attractive part which attracts the pollinators. Beauty देता है flower को. Different different colors, shapes हो सकते हैं, united हो सकते हैं, petals free हो सकते हैं. So जैसे sepal का plural calyx, petals का plural corolla. These are two vegetative parts of flower. And then comes the male reproductive part, that is stamen. सो स्टेमन 2 पार्ट्स से मिलकर बना है, हम पता है सब बच्चों को मोस्टली, दैट इज़ एंथर और फिलामेंट. आप देख सकते हैं देयर आर मैनी एंथर्स हियर विच आर शोन. इसका ऊपर जो बाइलोब पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एंथर, और स्टॉक है जो दैट इज़ कॉल्ड फिलामेंट. सो दैट इज़ द स्टेमन, एंड स्टेमन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एंड्रोशियम. नाउ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज़ कॉल्ड पिस्टल, कार्पल, and plural is called gynoecium, and it is made up from 3 parts which is clearly visible in the diagram. सबसे ऊपर देखिए स्टिग्मा, जो कि रिसेप्टिव पार्ट है. रिसेप्टिव किसके लिए, पॉलन ग्रेन्स के लिए. स्टिकी होता है, इस पर आकर पॉलन ग्रेन्स चिपकते हैं और पॉलन ट्यूब ग्रो करके स्टाइल में से गुजरते हुए ओवरी तक पहुंचते हैं, पॉलन ग्रेन या मेल गमीट्स जो बन जाते हैं. सो इसके 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, और बिल्कुल बेस के साथ अटैच्ड है ओवरी. सो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. क्लियर. इसके आगे हम चलेंगे और नेक्स्ट जरा पॉइंट्स मैंने बताए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इन हेड्स के अंदर पढ़ेंगे. प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, क्या कुछ होता है फर्टिलाइजेशन से पहले और उसके बाद. तो फर्स्ट हमने जो पहले हेडिंग में सब हेडिंग लिया था, दैट इज स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन. यस, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. तो आप देख सकते हैं क्लियर डायग्राम. फिलामेंट, स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टॉक, और ऊपर एंथर है, एंड एंथर का प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द, इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो थैलेमस और द पेटल के साथ जुड़ा होता है. और इसमें आप एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि नंबर ऑफ पेटल्स इज़ नॉट फिक्स्ड फॉर एनी ऑल फ्लावर्स. डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट हो सकते हैं. स्टेमन्स में बी यूनाइटेड विद पेटल्स और विद सेपल्स, और दे आर फ्यूज्ड और दे आर फ्री. ये हम सब कुछ 11th में डिटेल में पढ़ चुके हैं. सो यहाँ ये बताना, और आप देख सकते हैं कि हमारा एक एंथर है विच इज़ बाइलोब्ड, एंड ईच लोब इज हैविंग 2 थीका. सो दिस एंथर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइथीकस. और जो ये लॉन्गिट्यूडनल हमने सेक्शन साथ में दिखाया है बी डायग्राम, कि ये जो पॉलन सैक्स हैं, 4 पॉलन सैक्स हैं, ये लॉन्गिट्यूडनली सभी पूरी लेंथ में रन करते हैं इसी तरह से एंड तक, और इसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं. आप देख सकते हैं अगर आपको डायग्राम के वो बीच में दिख रहा है, बीच में से भी, कि पॉलन ग्रेन्स विजिबल हैं. तो लॉन्गिट्यूडनली पूरे पॉलन सैक्स प्रेजेंट होते हैं. सो इसीलिए हमने लॉन्गिट्यूडनल ये डायग्राम शो की है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज रन करता है, और डेहिसेंस के टाइम में भी ये हेल्प करता है. सो द एंथर इज अल्टीमेटली क्या है, 4 आपको पॉलन सैक्स दिख रहे हैं, तो इसके लिए हमको क्या कहते हैं, 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया located at the corners, 2 on each side. तो हम नेक्स्ट डायग्राम में और भी इसमें क्लियर होगा, विजिबल. आप ये देखिए, अभी एंथर के स्ट्रक्चर में आपको और भी क्लियर और क्लोजली दिखाया है. लाइन ऑफ डेहिसेंस और पॉलन ग्रेन बीच में से दिख रहे हैं. तो यहाँ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं एंथर के. बाइलोब्ड है, डाइथीकस है. डाइथीकस अभी मैंने बताया कि ईच लोब हैविंग 2 थीका, और उसके बाद उसके 4 मतलब 2-2 में 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो उसको टेट्राड कहा है. लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, ऐसे ही रन करते हैं. 4-sided टेट्रागोनल एंड 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, और जिसका दूसरा नाम पॉलन सैक्स भी है, जहाँ पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं.
आई थिंक क्लियर है बच्चों को डायग्राम से। सो अब आगे देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया, इसका एक माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर शो किया है, एंथर वॉल लेयर्स लिखी हैं। ये भी डायग्राम हमने अपने उसी से ली है एनसीईआरटी बुक से। तो आप ऊपर से देखिए कौन सी लेयर्स हैं। सबसे ऊपर एपिडर्मिस जो कवर करती है, देन एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। तो इसमें 4 लेयर्स 4 तरह की हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। ऊपर वाले जो 3 हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स, दे ऑल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग. Microspore mother cell is a very important part and it has to be protected. So ये तीनों एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स प्रोटेक्शन का रोल प्ले करती हैं एंड दे ऑल्सो हेल्प इन डेहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन ग्रेन. अब जो अंदर वाली लेयर है टेपिटम, 4th लेयर, बिल्कुल माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास है. टेपिटम का क्या मेन फंक्शन है? इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. ठीक है, जो अंदर पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल हेल्प करता है. माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन डेवलप होंगे तो उसको न्यूट्रिशन कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करता है. इसके लिए इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म है और they generally have more than one nucleus. This is a very important point. I have seen this as a question in one of the NEET exam कि टेपिटम में साइटोप्लाज्म डेंस एंड मोर देन वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट. राइट, मैं साथ साथ में बच्चों को इस लेसन में जो नीट के क्वेश्चंस आए हैं पिछले एटलीस्ट 5 सालों के मैं बताऊंगी, क्योंकि आई हैव नोटेड डाउन इन माय बुक. सो बच्चे ध्यान से सुन ले कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं, स्पेशली नीट के एंगल से. नाउ सी, दिस इज अगेन द डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक इटसेल्फ कि ये शो कर रहा है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कॉर्नर्स में. अब इसमें पॉलन ग्रेन डेवलप हुए हैं और डेहेसेंस शो कर रहा है कि पॉलन ग्रेन्स आर बीइंग रिलीज्ड. क्लियर? ये देखिए स्टेप्स में लिखा गया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस तरह होता है. स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस सेल दैट इज 2 एंड डिप्लॉयड टिश्यू है, और उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है. इट मीन्स ये कैसे बना? विद मियोसिस. जब हम डिप्लॉयड से कोई हैप्लॉयड सेल बनता है तो क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ. इट हैपन्स विद मियोसिस ओनली. माइक्रोस्पोर टेट्राड मतलब 4 के सेट में, और देन इट डेवलप्स इनटू माइक्रोस्पोर्स और दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स. तो जो ऑब्लिक करके बच्चों के साथ नाम बताया गया है ताकि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, माइक्रोस्पोर्स का दूसरा नाम ही पॉलन ग्रेन्स है. राइट, सो दे आर, यहाँ से क्लियर है कि पॉलन ग्रेन्स आर हैप्लॉइड. अब आगे आ गए हम पॉलन पे. पॉलन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोर. सो यहाँ पॉलन की एक डायग्राम बना के क्लियर बताया है कि पॉलन ग्रेन इज मेड अप फ्रॉम 2 लेयर्स. आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन. एक्साइन जो है हार्ड है, आउटर लेयर है, एंड इट इज़ मेड अप फ्रॉम स्पोरोपोलेनिन. स्पोरोपोलेनिन एक बहुत ही रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि बहुत ऐसी हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कंडीशन को विदस्टैंड कर सकता है. और कोई भी एंजाइम अभी तक नहीं है हमें मालूम जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके. और पर जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलनी है वहाँ जर्म पोर्स होते हैं, वहाँ से स्पोरोपोलेनिन नहीं है, वहाँ जर्म पोर से पॉलन ट्यूब ग्रो कर सकती. अंदर वाली लेयर क्या है? एंटाइन. उसका नाम एंटाइन है. इट इज़ थिन एंड कॉन्टिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन. आप देख सकते हैं पॉलन ट्यूब जो ग्रो की है वो एंटाइन की ही कॉन्टिन्यूटी में है, एक्साइन नहीं है उसमें. एंटाइन की कॉन्टिन्यू होके पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है, और ये किससे बनी है? सेलुलोज और पैक्टिन से. सो पॉलन ग्रेन्स में यहाँ एक और क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ है रिगार्डिंग स्पोरोपोलेनिन कि पॉलन ग्रेन एज फॉसिल्स कैसे मेंटेन हुए. पॉलन ग्रेन कई फॉसिल्स जब एक्सट्रैक्ट हुए तो कई बार पॉलन ग्रेन्स भी थे प्रेजेंट. सो इतना सॉफ्ट और पार्ट ऑफ फ्लावर और इतना छोटा सा पार्ट कैसे सरवाइव कर गया? बिकॉज ऑफ स्पोरोपोलेनिन. सो स्पोरोपोलेनिन उस क्वेश्चन का आंसर था 2018 नीट में.
सो स्पोरोपोलिन के बारे में इसलिए मैं बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस से बता रही हूँ कि इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटीरियल। नेक्स्ट इसमें क्या है, बड़ा सारा सेल देख रहे हैं आप, वेजिटेटिव सेल है, छोटा पिंकिश सा सेल दिखाया है वो जनरेटिव सेल है जो कि आगे मेल गमीट पैदा करेगा, और जर्म पोर देख रहे हैं बच्चे जिसमें से पॉलन ट्यूब निकली है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। सो स्पोरोपोलिन के बारे में लिखा है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एल्कली एंड एंजाइम्स। नाउ सी दीज टू डायग्राम्स, one pollen grain is having only 2 cells. So it is written here, in over 60% of angiosperms pollen grains are shed at this 2-celled stage. 2-celled stage means एक क्या है, vegetative cell और एक generative cell। इस stage पर pollen grains डहेस होते हैं, shed होते हैं from microsporangia. So in 60% and what about rest 40%? So they are shed at 3-celled stage, जो साथ में अगली डायग्राम में साथ ही दिखाया हुआ है। इसमें आप देखिए बड़ा सेल वेजिटेटिव सेल रिमेन्स द सेम, और जनरेटिव सेल इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू 2 cells. They are also called male gametes. So 2 male gametes here are produced and it is shed at 3-celled stage. तो pollen grains के बारे में आगे कि पॉलन ग्रेन्स बहुत एलर्जीज कॉज करती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस होती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, और किससे पॉलन एलर्जी हो सकती है, एक पार्थेनियम प्लांट है या कैरेट ग्रास। इट इज़ ऑल्सो रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक। और यहाँ बताना ज़रूरी है कि पार्थेनियम किसके साथ आया हमारे कंट्री में, when we imported the wheat from other countries, उसके साथ एक वीड के रूप में ये प्लांट हमारे कंट्री में एंटर किया, और अब ये इतना ग्रो करता है कि न्यूसेंस है, एंड when the pollen grains are released in the air it causes lot of pollen energy to many persons. So these are the when pollen grains का सीज़न होता है तो ये सभी बीमारियाँ हो सकती हैं pollen energy के साथ। Now pollen grains have got another importance also, that is they are rich in nutrients, and nowadays pollen tablets are used as food supplements and syrups, tablets, and they help in increasing performance of athletes and race horses. तो आप देख सकते हो कितना पोटेंशियल है pollen grains में। अदर डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड में हमने दिखाया है कि ये देखिए टेबलेट्स का एक पत्ता दिखाया है, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, और ये क्रीम भी है, एक्सट्रैक्ट है, इसका सिरप है, एनर्जी शेक है, आप देख सकते हो। अभी मैंने बताया कि प्लेयर्स और हॉर्सेस को दी जाती है, राइट। अब पॉलन ग्रेन के बारे में एक लास्ट चीज़ है कि पॉलन ग्रेन, देखो पॉलन ग्रेन जब भी शेड होते हैं तो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी, उनका जो लाइफ पीरियड है, लाइफ टाइम है, इट कैन वेरी। इन सम pollen grains in some cases they survive only up to 30 minutes. अगर तब तक वो लैंड हो गया स्टिग्मा पर और pollen tube आ गई तो it will help in fertilization, otherwise not, otherwise they are wasted. But in some the viability is for months. So परंतु के अलग अलग है वायबिलिटी, और हमने इनको स्टोर करना है, वेस्ट नहीं जाने देना। तो जिस तरह से ह्यूमन बीइंग का, एनिमल्स के सीमेन प्रिजर्व किए जाते हैं, उसी तरह हम प्लांट्स में भी पॉलन बैंक्स बनाते हैं जिसमें कि पॉलन ग्रेन्स के ऐसी इंपॉर्टेंट और अच्छे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करना ज़रूरी है। तो हम उनके पॉलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है इन लिक्विड नाइट्रोजन, एंड दे कैन बी स्टोर्ड फॉर ईयर्स। सो लिक्विड नाइट्रोजन, और इसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको स्टोर किया जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट 2018 में कि कितना टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाता है। सो द आंसर वाज -196 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट microsporogenesis, pollen grains. Now we come to the next part, that is female reproductive part, pistil और carpel। आप डायग्राम में देख सकते हैं 3 पार्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो कार्पल्स देखिए, if the carpel is only one carpel is present, it is monocarpellary. If many carpels are present, it is called multicarpellary. If the carpels are fused, they are called syncarpous. तो कार्पल फ्यूज्ड किसके साथ हो सकते हैं? आपस में भी और
even with the stamen or with petals. So when the carpels are fused, it is syncarpus. और आपकी NCERT बुक में जो आपकी एग्जाम्पल्स दी हैं उन पे बच्चों ने स्ट्रेस करना है, वही लर्न करना ज़रूरी होता है. तो हियर एग्जाम्पल इज गिवन ऑफ syncarpus flower इज पेपेवर. syncarpus कार्पल पेपेवर में. और एपोकार्पस में एग्जाम्पल दी हुई है माइशेलिया, माइकेलिया भी बोलते हैं. एपोकार्पस इज फ्री. सो साथ में बच्चे रेफर कर सकते हैं अपनी NCERT बुक. सो हियर द नेक्स्ट नाउ प्रोसेस, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था उसी तरह मीगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एग सेल, पहले एम्ब्रियो सैक फिर एग सेल, जो कि हेल्प करेगा फर्टिलाइजेशन में. तो हियर डायग्राम्स आर बीइंग ड्रॉन बाय हैंड. यू कैन सी फर्स्ट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो सब बच्चों को पता है. फर्स्ट देखिए डायग्राम, फर्स्ट में हमने नीचे क्या बनाया है, प्लेसेंटा. तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स. ओव्यूल्स किसके साथ जुड़े हुए हैं, प्लेसेंटा के साथ. और आगे क्या दिखाया है, न्यूसेलस, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट्स. नाउ दिस न्यूसेलस इज अटैच टू द प्लेसेंटा. जिस जगह जिस पॉइंट से अटैच होते हैं उसको हाइलम बोलते हैं. और ये जगह क्या है, फ्यूनिकल. फ्यूनिकल इज़ द मतलब इंटेगुमेंट का हिस्सा है जो जोड़ रहा है न्यूसेलस को प्लेसेंटा के साथ. तो इसको बड़ा करके थर्ड डायग्राम में दिखाया है न्यूसेलस, आप देखिए, एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द इंटेगुमेंट्स. नाउ फोर्थ डायग्राम में अब देखिए, इसमें फिर मियोसिस से 4 मीगास्पोर्स जनरेट हुए हैं. और इनमें फिफ्थ डायग्राम में देखिए कि 3 मीगास्पोर दे हैव डीजनरेटेड एंड ओनली 1 बिकम्स फंक्शनल एंड दैट ग्रोज इन साइज. उसका साइज बड़ा हो जाता है और उसी को हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं. तो 6 डायग्राम में देखिए कि जो एक फंक्शनल मीगास्पोर था वो साइज में बड़ा हो गया और तीनों डीजनरेट कर चुके हैं. नाउ सी, अब इसके बाद क्या होता है, माइटोसिस. माइटोसिस डिवीजन से एक माइटोसिस से 2 सेल बने हैं, नेक्स्ट माइटोसिस से 4 सेल बने हैं, थर्ड माइटोसिस से 8 सेल बने हैं. बच्चों को पता है एक माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8. तो 3 माइटोसिस हुई तो 8 सेल्ड एम्ब्रियो सैक हमारे पास रेडी हुआ. 10th में डायग्राम में देखिए इन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली. 3 सेल्स ऊपर, 3 न्यूक्लियाई ऊपर को चले गए ऊपर वाले एंड पे, और 3 नीचे हैं और 2 बीच में सेंटर में हैं. नाउ हाउ दे आर अरेंज्ड इन ए एम्ब्रियो सैक. सो ऊपर जो है माइक्रोपाइलर एंड, जिस तरफ भी एग और सिनर्जिड्स होंगे वो माइक्रोपाइलर एंड होता है. कई बार ओव्यूल इन्वर्टेड भी हो सकता है, एनाट्रोपस. सो आपने इस चीज़ का ध्यान देना है, जिस तरफ भी एग सेल और सिनर्जिड्स होंगे उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड. और अपोजिट एंड जहाँ एंटीपोडल सेल्स हैं उसको क्या कहते हैं, क्लाजल एंड. और बीच में सेंटर में क्या आया है, पोलर न्यूक्लियाई. तो हमारे पास इसमें इस एम्ब्रियो सैक में आप देखेंगे हमारे पास कितने न्यूक्लियाई हैं, ऊपर 3, नीचे 3 और बीच सेंटर में 2, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं. 8 हमारे पास न्यूक्लियाई हैं. और सेल्स कितने हैं, सेल्स कैसे बनता है, जब न्यूक्लियस के ऊपर सेल वॉल आ जाती है. तो सेल कितने हैं, 7, 3 ऊपर 3 नीचे और एक पूरा बड़ा वाला को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल में हमारे पास 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं. सो दिस arrangement is very important. It is to understand this arrangement. So with this we complete megasporogenesis. तो हमारे पास एग सेल रेडी है, सिनर्जिड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं फर्टिलाइजेशन में. नेक्स्ट विल बी द डायग्राम टेकन फ्रॉम NCERT बुक. आप देखिए लास्ट में जो डायग्राम है इसमें एग सेल और सिनर्जिड्स, और इसके देखो टिप पर क्या है, फिलीफॉर्म अपरेटस, जहाँ की फिंगर लाइक अपेंडेजेस हैं विच हेल्प इन कैप्चरिंग द पॉलन ट्यूब. पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ खींचना और पॉलन गमीट्स को अंदर रिलीज करना, सब में हेल्प करते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस. सेंटर में देखो सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, ऊपर क्लाजल एंड में एंटीपोडल्स. सो दिस इज ए डायग्राम ऑफ एम्ब्रियो सैक. So with this we finish our megasporogenesis, formation of embryo sac. So I think in this lecture it is sufficient. We end here this lecture, and with in our next lecture I will continue with the chapter, the next topic. So thank you so much.